हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेरे बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको बच्चों हिंदी में हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आपको चल रहा होगा पता कि हम एक पेयर की बात कर रहे हैं, एक जोड़े की बात कर रहे हैं। किसके जोड़े की बात कर रहे हैं? पेयर ऑफ किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हम दो वेरिएबल वाले एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बाद हम पेयर की बात करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे फटाक से एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए ताकि नोट्स बने और पूरा बढ़िया से हम इसको समझ सके। चलो बच्चों बात करते हैं पहले। तो फर्स्ट मैं आपको समझाने वाला हूं कि किसके बारे में बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मेरे बच्चों ध्यान में इस बात को समझना, ठीक है, ध्यान में इस बात को समझना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। तो जिस इक्वेशन को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखते हो बच्चों, वही आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। और साथ में कौन सी वाली होगी बच्चों? दो वेरिएबल वाली, ये ध्यान देना, ठीक है। अब जब सिंगल वेरिएबल की बात करते तो लिखते हैं ना ax प्लस बी बराबर 0, देखो एक ही वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल भी हम लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल का, तो आपको यहाँ पर देखो दो वेरिएबल लिखे x और y, ये फिक्स है। ये ध्यान देना कि किस फॉर्म में लिखना फिक्स है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, पर वेरिएबल फिक्स नहीं होते, होंगे दो ही, पर कहीं पर x और y यूज़ होगा, कहीं पर बच्चों u और v यूज़ होगा, कहीं बच्चों s और t इस्तेमाल होगा, अपनी मर्जी है, पर लिखेंगे इसी फॉर्म में, ये फिक्स है, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ बच्चों a, b और c की बात करें तो a, b, c मेरे बच्चों यहाँ पर होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब पता ही है ना, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, ये सारे इसी में होंगे, ये ध्यान देना। तो अब बच्चों दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ठीक है एग्जाम्पल दे के बताओ इसका। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 है ना, इसी प्रकार से 3s प्लस में 2t प्लस 5 इक्वल 0, इसी प्रकार में 3u प्लस 2v प्लस 5 बराबर 0, इसी प्रकार में हम लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों 3a प्लस 2b प्लस 5 बराबर 0। अब मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी कि मैंने बोला वेरिएबल तो फॉर्म तो ही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, पर आपको वेरिएबल क्या फिक्स है क्या? पर आपको पता कि सर दो ही होंगे दो ही ना, दो ही वेरिएबल x और y है, लेकिन फिक्स है क्या? फिक्स क्यों नहीं है बेटा? यहाँ पर x बताया था, देखो यहाँ y और x और y में लिखी गई है, यहाँ किसके टर्म में लिखी है? s और t के, यहाँ लिखिए u और v के, यहाँ लिखिए और b के, तो किसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, पर तरीका बच्चों यही है। पहला पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर a, b, c क्या होते हैं ये भी सब बच्चों क्लियर हो गया। a, b, c बच्चों किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते। देखो 3 सब रियल से है, देखो 2 है ना, नेचुरल नंबर हमारे हैं, 5 यहाँ पर दे रखा है। अब बच्चों दूसरा पॉइंट आ जाओ, मेरी बात को समझते हैं। ये तो ठीक है, ये फिक्स है। अब आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो लिखना है, पर इसका जोड़ा लिखना है, जोड़ा मतलब पेयर लिखना है। तो आप बोलोगे कि एक को तो इससे दिखाते हैं, अब दो के लिए क्या किया जाएगा? तो मेरे बच्चों इसके लिए हमने बना रखी है एक जनरल फॉर्म हमारी है, जनरल फॉर्म बहुत आसान है। मतलब क्या, अगर दो इक्वेशन है तो पहली इक्वेशन को बच्चों हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ध्यान से, पहली इक्वेशन है, अगर दो है तो पहले वाले को इससे कंपेयर करना है, दूसरे का कंपैरिजन होगा बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इक्वेशन लिख दे बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और दूसरा लिख दे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू बच्चों लिख दे 6, यहाँ पर लिख दे, और आपसे पूछे कि बताओ अब यहाँ a1 b1 c1 क्या है। तो पहली बात जब कंपेरिजन करोगे ना आप लोग, तो कंपेरिजन करने के लिए बच्चों इसको अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो पहले इसको इसके फॉर्म में तो रखो, इक्वल 0 रखो। तो बच्चों 0 रखेंगे तो क्या होगा? इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस वाई, ये जो इधर पॉजिटिव में 1 है इसको इधर लेके आओ तो यहाँ बचेगा 0। देखो फॉर्म बन गई ना, 0 के फॉर्म में बन गई। इसी को बनाओ 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0, पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो गया। अब हम कंपेरिजन कर सकते हैं। अब बच्चों अगर मैं पूछूंगा a1 b1 बताओ, तो आपको पता है x के आगे वाला a1 है,
y का आगे वाला, मतलब मैथ्स की भाषा में कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, सिंपल भाषा में हमारी। तो x के आगे वाला a1 होता है, y के आगे वाला b1 होता है, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो वो आपका c1 होता है। तो मुझे बताओ a1 की वैल्यू अगर पूछूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को दिखा रहे हैं ना इससे a1 से, सेकंड वाले में a2 b2 c2 होगा। तो यहाँ बताओ बच्चों, अगर पहली इक्वेशन में हम a1 b1 c1 को बताना चाहते तो कैसे बताएंगे, यहाँ बताओ। तो अगर मैं पूछूंगा बताओ a1 कितना है पहले में, तो आप बोलोगे सर x के आगे वाला, x से आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर मैं पूछूंगा बताओ b1 कितना होगा, b1 तो b1 होता है, y के आगे कुछ है नहीं है तो 1, तो ये याद रखना b1 इक्वल्स टू बच्चों 1। और ध्यान देना इस बात का, अगर बच्चों इसके आगे साइन के साथ लिखना है, यहाँ मैंने बोला y के आगे का साइन हमने प्लस रखा है तो +1 होगा। अगर मान लो यहाँ x माइनस y होता तो फिर b1 की वैल्यू -1 होती। मेरी बात सब बच्चों क्लियर है ना, साइन के साथ लिखना है कोफिशिएंट को, ठीक है। अब यहाँ c1 की बात अगर हम करें बच्चे तो आपका आएगा -1, बहुत बढ़िया। अब आगे चले बच्चों, उसके बाद a2 की बात कर लेते हैं। a2 आपको सेकंड वाले मिलेगा, है तो वही x का कोफिशिएंट तो है ये, पर किस वाली इक्वेशन का है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। मेरे बच्चों सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो बच्चों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, तो पहला टर्म आया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है इसको सुनो। तो बच्चों सॉल्यूशन वेरिएबल का एक पेयर होता है, मतलब क्या कि वेरिएबल जो भी है आपकी, अगर x और y के टर्म में लीनियर इक्वेशन लिखी है तो वेरिएबल x और y है बच्चों, पेयर क्या है x और y। और अगर s और t के टर्म में लिखा तो पेयर बताओ s और t। और अगर लिख दूँ मैं किसके टर्म में लिखूँ, u और v के, तो u और v पेयर होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का एक पेयर होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या, जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि अगर आपसे पूछे कि बताओ सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन मैंने बताया कि वेरिएबल का वो पेयर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ बता सकते हैं अ पेयर ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल में यहाँ पर फिक्स नहीं है x और y, कुछ भी हो सकता है, जिसके टर्म में लिखा होगा वही होगा। अ पेयर ऑफ वेरिएबल विच इज सेटिस्फाइंग, which is satisfying the equation is called बच्चों क्या बोलेंगे उसको, हम सॉल्यूशंस कहेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर मान लो हम इस इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, इसी का ही, अगर मैंने इक्वेशन लिखी बच्चों x + y इक्वल्स टू 1, और मैं यहाँ पर x की जगह मेरे बच्चों 2 रखता हूँ और y की जगह मेरे बच्चों -1 रखता हूँ, और मैंने कहा कि सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप बोलोगे सर सेटिस्फाई मतलब कि अगर आपको x और y की जगह पर इसकी वैल्यू, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब अगर LHS में x और y रखे तो RHS आना चाहिए, मतलब 2 और -1 यहाँ पुट करें तो बच्चों क्या आना चाहिए, आपका आंसर 1 आना चाहिए, ध्यान देना। तो आपने x + y तो यहाँ लिखा है, इधर देखिए x + y तो लिखा है, यहाँ पर अगर मैं x की जगह बच्चों 2 रखता हूँ और y की जगह -1 रखता हूँ तो सॉल्व कर कितना आएगा, 1 आएगा ना, और जो कि मेरा क्या RHS है। तो यही मैंने बताया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ पेयर क्या होगा, तो 2 और 1 का पेयर होगा। तो 2 और -1 क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, किसके, इस इक्वेशन के। तो हर इक्वेशन के बच्चों अपने अपने सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर आपसे पूछेगा एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, एक इक्वेशन जो क्या है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखी गई इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो बच्चों उसके इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने अभी आपको रख के देखा 2 और -1 रख के देखा, इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं यहाँ पर 3 और -2 रखता तब भी तो बनाता, 3 और -2 रखता तब भी बनाता, 4 -3 रखता, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, 4 - 3 4x की वैल्यू होती, y -3 जो है y की वैल्यू होती, -3 किसके लिए y, तो यहाँ पर रख तब भी तो बनाता। फिर मैं रखता 5x की वैल्यू और y -4, तो तब भी अगर हम सॉल्व कर तब भी तो बनाता। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस बात को क्लियर रखना दिमाग में, एक लीनियर इक्वेशन में अगर आपको 2 वेरिएबल में लिखी गई है तो उसके सोल्यूशन बच्चों इनफाइनाइट है। लेकिन हमारा मुद्दा दूसरा है। मुद्दा क्या है हमारा यहाँ पर है कि अगर बच्चों 2 इक्वेशन पेयर लिख लिया हो
तो सॉल्यूशन समझ में आया कि सेटिस्फाई करेगा। अब ऐसा मैंने बोला वेरिएबल का पेयर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अभी तो एक ही था ना हमारे पास, तो एक के कितने बोले, इनफाइनाइट बोले थे। लेकिन अगर जब दो इक्वेशन लिखी होंगी तो वेरिएबल का ऐसा कौन सा पेयर होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और उसी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेंगे, फिर हम सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। पहले नोट कर लो सब बच्चे तेजी के साथ। कर लिया? कर लो, पहले नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, फिर थोड़ा और डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर, तो आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो चलते हैं। अब बच्चों सॉल्यूशन पे ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन पे डिस्कस हम किस पे कर रहे हैं? अगर पेयर लिखा हो, मान लो मेरे बच्चों आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख दे 3x - 2y = 4 और दूसरा लिख दे बच्चों 6x - 4y = 8। मेरी बात आ रही है समझो सब बच्चों को? अगर बच्चों ऐसा हो कि आपको पेयर लिख दे और यहाँ पर देखो दो लिखे ना, एक इक्वेशन ये है एक ये, मैं पूछूंगा a1 b1 c1 बताओ मेरे बच्चों। a1 कितना है बताओ? 3, बिल्कुल। b1 कितना बच्चों? -2, साइन के साथ लिखना है। c1 कितना? ये 4 इधर लाना पड़ता ना, पहले 0 होता ना यहाँ पे, तो c1 कितना? -4। a2 6, b2 -4, c2 बच्चों इधर आएगा तो ये कितना? -8। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोएफिशिएंट निकालने सब बच्चों को समझ में आए होंगे। अब हम डिस्कस कर रहे थे किस पे? सॉल्यूशन पे। तो मैंने कहा बच्चों अगर आपको दो इक्वेशन लिख के दे दे, एक पेयर लिख के दे दे, ठीक है, जोड़ा बना के दे दे और आपसे बोले कि बताओ अब इसके सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन सबको समझ में आया ना? सॉल्यूशन मैंने क्या बोला था कि किसका पेयर है बच्चों? वेरिएबल का एक पेयर है जो क्या करता है, वेरिएबल का एक पेयर है जो बच्चों किसको सेटिस्फाई करता है? पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एलएचएस में रखने पर आरएचएस ला के दे रहा है, वही तो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों मैं एक ले रहा हूँ, x रखा मैंने 2 और y रखा मेरे बच्चों मैंने 1। यहाँ पे ध्यान देना, x क्या रखा 2, y रखा 1। तो चेक करते हैं कि अभी तक तो मैंने कहा था कि ठीक है अगर एक इक्वेशन के तो इनफाइनाइट है तो इसके भी इनफाइनाइट है, इसके भी इनफाइनाइट है अगर हम देखें तो। लेकिन जब दोनों को साथ में रख दिया जाए, एक पेयर बना दिया जाए, का एक पेयर चुने कि जो बच्चों दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ध्यान देना। अब हमने वेरिएबल के पेयर मतलब 2 और 1 मैंने यहाँ पे रखा, ये x बच्चों 2 है और ये बच्चों 1 है। हमें चेक करना है कि ये वेरिएबल का जो पेयर है ये क्या बच्चों दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो फर्स्ट हमने पहली इक्वेशन में चेक किया, हमने रखा बच्चों एलएचएस में, जहाँ पर आपके पास x है मेरे बच्चों वहाँ 2 रख दिया और माइनस में जहाँ y है वहाँ बच्चों 1 रख दिया। 3 2 6 -2 तो बच्चों 4 आया। आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ एलएचएस में बच्चों रखा 2 और 1 तो मेरा आरएचएस इक्वल आ गया। अब इसी प्रकार चेक करते हैं क्या ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जहाँ बच्चों दूसरी इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ 2 रखा, y की जगह मैंने बच्चों 1 रखा, तो आप देखिए कितना आएगा 6 2 12 -4 1 4 8। देखो ये तो आपको पता है, इसका मतलब ये इन दोनों यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है। क्या बच्चों ये एक ही है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं? एक और रख के देखा, x की जगह बच्चों 4 रखा, y की जगह मेरे बच्चों यहाँ भी मैंने 4 रखा। तो चेक करते हैं एक बार दोबारा से यहाँ पे, ठीक है, क्या ये भी है? तो 3 × 4 -2 × 4 तो बच्चों रखा 12 -8, देखो 4 ये आया नहीं आया, पहला वाला सेटिस्फाई हुआ। दूसरे पे चेक करते हैं इसी के लिए, x की जगह रखो हमने बच्चों 4 रखा और y की जगह मेरे बच्चों 4 रखा। 6 4 24, 4 4 16 तो बच्चों कितना है 8। ये देखो, तो इसका मतलब आप देख रहे हो ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, तो कुछ और रखो बच्चों वो भी होगा। ऐसे ही देखे तो इस इक्वेशन के ना इस पेयर के लिए आप देखिए कि जो सॉल्यूशन है वो कितने हैं? इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर बच्चों मैं कोई दूसरा पेयर लिखूं क्या उसके लिए भी इतने सारे होंगे? इसी पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात ये तो कर रहे हैं। तो अगर हम जब ये पूरा मिला के देखते हैं तो बच्चों अगर पूछेगा कि बताइए कि एक सॉल्यूशन के पेयर कितने कितने हो सकते हैं, सॉल्यूशन यानी कि हम जो वेरिएबल के पेयर की बात कर रहे हैं या सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर पूछे कि बताइए कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो बच्चों जो आपको बता रहा हूँ, पहली बात हो सकता है एक हो, अगर एक है तो उसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। दूसरा बच्चों हो सकता है ऐसे ही इनफाइनाइट हो,
और हो सकता है सोल्यूशन हो ही ना। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करेगा बच्चों किस पे, कि हमने कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशन लिखा है। हर पेयर ऑफ इक्वेशन के अलग अलग सोल्यूशन होंगे उसके हिसाब से, जिस प्रकार से उसका नेचर होगा। नेचर जो मैं यहाँ शब्द बता रहा हूँ, नेचर का भी हम पता भी लगाएंगे बच्चों। हम कोएफिशिएंट के रेशियो को देखकर भी बता सकते हैं कि किसके सोल्यूशन एक होंगे, किसके सोल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, किसके सोल्यूशन नहीं होंगे, उसका भी डिस्कशन अभी हम करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये पूरी बात सबको बच्चों क्लियर हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, जब सोल्यूशन की बात आपसे करेगा, किसकी बात करेगा, सोल्यूशंस की बात आपसे करेगा बच्चों, तो सोल्यूशन के लिए आप क्या लिखोगे, हम यहाँ लिखेंगे अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, a system of linear equation will have either बच्चों will have either क्या, या तो बच्चों हो यूनिक सोल्यूशन, either यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मतलब होता है मेरे बच्चों ओनली वन सोल्यूशन, या फिर हो सकता है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, या तो बहुत सारे हो मैनी सोल्यूशन। अभी क्या ना मैंने ये डिस्कस किया इसका मैनी सोल्यूशन, ये देखो इसके ऐसे मैंने कहा बहुत सारे हैं। और इसी प्रकार से बच्चों अगर हमारे पास हमसे पूछ दे कि बताइए कि या हो सकता है एंड नो सोल्यूशन, या सोल्यूशन हो ही ना, तो ये तीन प्रकार के सोल्यूशन में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि जब भी किसी इक्वेशन का पेयर लिखा जाएगा तो उसके सोल्यूशन का डिस्कस करो, तो सोल्यूशन में बोलोगे कि सर ऐसा है कि तीन हो सकते हैं, तीन कंडीशन फॉलो हो सकती है। जिसमें पहली कंडीशन मैंने बताया बच्चों, हो सकता है यूनिक हो, यूनिक मतलब केवल एक ही हो सकता है आपका इन्फिनिटली मैनी हो सकता है आपका कोई भी सोल्यूशन ना हो। अब मैंने कहा कि जब हम नेचर की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो नेचर का मतलब ये हुआ कि हम इक्वेशन को देख के ही कैसे पता करते हैं। तो जो नेचर है बच्चों वो रेशियो से चलता है पता, रेशियो ऑफ, ये ध्यान देना, रेशियो ऑफ किसका बच्चों, A1/A2, B1/B2 और मेरे बच्चों C1/C2। अब इसको ध्यान देना, A1/A2, B1/B2, C1/C2 मतलब आप बिना ये सब सॉल्व किए, ये बिना पुट किए आप बता सकते हो कि सोल्यूशन कितने होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी बातें हम बता सकते हैं। तो बच्चों सुनो ध्यान से यहाँ पर मेरी बात को, अगर मेरे बच्चों A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हुआ, मतलब क्या हुआ, आपने रेशियो निकाला किसका, यहाँ पर A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, C1, ये तीनों रेशियो निकालने हैं। फिर चेक करना है अगर ये दोनों नॉट इक्वल होंगे, आपस में बराबर नहीं है बच्चों, तब आपको बोलना है इसका नेचर कैसा होगा, तो आप बोलोगे यूनिक सोल्यूशन होगा। मतलब क्या बच्चों, यूनिक मतलब ओनली वन सोल्यूशन होगा। अगर मेरे बच्चों A1/A2 इक्वल B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तीनों बराबर हो गए, तब आपको बोलना है बच्चों इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। तब कितने होंगे मेरे बच्चों, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे जो मैंने आपको दिखाया था ऐसे। इसका देखो रेशियो 3/6, ये है ना A1/A2, 3/6 अगर हम करेंगे तो 3/6 कितना होगा मेरे बच्चों, हाफ होगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें 2/4 तो ये भी हाफ होगा। जो अगर आप ये देखो 4/8 की बात करें तो ये भी आपका हाफ होगा। तो आप देख रहे हो कि आपको पता है ये A1/A2, B1/B2, C1/C2 इक्वल है, तभी तो मैंने बताया था इसके सोल्यूशन कैसे बच्चों बहुत सारे होंगे, तो उसको इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कहते हैं। तीसरी कंडीशन बच्चों, अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के पर नॉट इक्वल है बच्चों C1/C2, मतलब पहले दो तो बराबर है पर तीसरे वाला अगर इक्वल नहीं है तो बच्चों उसको हम बोलते हैं तब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना, तब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो कि सोल्यूशन बच्चों कैसे होंगे, यूनिक होंगे, इन्फिनिटली मैनी होंगे, या फिर बच्चों नो सोल्यूशन होंगे। इस बात का सब बच्चों को आइडिया आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों सोल्यूशन अगर है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहले नोट कर लो फटाफट तेजी के साथ, जल्दी से। ठीक है, अगर बच्चों अब सोल्यूशन है, हटाओ ना,
अगर बच्चों अगर सोल्यूशन है तो यहाँ पर हम शब्द यूज करते हैं। एक शब्द होता है बच्चों कंसिस्टेंसी और एक होता है बच्चों इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो पहली शब्द हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर बच्चों सोल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट में बोलना हो, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो किसे बोलते हैं, तो बच्चों कहते हैं कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, a pair of linear equation in two variable is said to be consistent। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? कंसिस्टेंट तब कहेंगे if it has at least one solution। कम से कम एक तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। कम से कम एक होने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? एक ही हो तो उसको यूनिक कहते हैं, और बहुत सारे तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम आपका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन नहीं है बच्चों तो इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? हम तब इनकंसिस्टेंट का नाम देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेम वही है, इक्वेशन in two variable is said to be क्या? inconsistent if it has no solution। अगर बच्चों इसके सोल्यूशन नहीं होंगे तो इसको हम बोलेंगे आपका इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो ये तो बात होगी बच्चों सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन कितने होंगे, सोल्यूशन अगर है तो उसको क्या बोला जाएगा, नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा। अब बच्चों अगली चीज़ हम बात करें कि इसका ग्राफिकल नेचर कैसा होता है। अगर इसको हम समझें तो मैंने बताया है कि ग्राफिकल नेचर डिपेंड करता है किस पे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, कि कैसा आपने पेयर बनाया है उसका नेचर कैसा होगा। तो बच्चों जब हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया तो हमें तीन कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा फिर कैसे तीन मिलती है, इसकी बात करेंगे। तो तीन कंडीशन बच्चों क्या मिली? जब हमें एक पेड़ दिया गया, हमने उस पेड़ का ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने के बाद हमने देखा इसका एक ग्राफ, तो ये किसका ग्राफ बना बच्चों? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 का। दूसरा ग्राफ बच्चों हमने रिप्रेजेंट किया, ये रहा, देखो ये किसका बनाया? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का। तो जब इन दोनों का ग्राफ हमने बनाया तो दोनों देखो, दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट रहे हैं, तो इसको बच्चों बोलते हैं यूनिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? यूनिक। हमने बोला यूनिक पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट होगा तो इसको हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। तो आपको पता है कि जब ये भी पढ़ा होगा ना, जब कोई दो लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट पे करती है तब उसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइन का नाम देते हैं। तो पहले ग्राफ का बच्चों जो नेचर हमको दिया गया वो कौन सा आया? इंटरसेक्टिंग लाइन का आया, ठीक है। हमने दोनों को रिप्रेजेंट किया कौन सा ना? इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर बच्चों हमें एक दूसरा पेयर दिया गया, और जब हमने उस पेयर को रिप्रेजेंट किया, उन इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, एक तो बच्चों ये रहा, नाम क्या है इसका? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा बच्चों एक पेयर और बनाया हमने, एक पेयर और बनाया ऐसा। तो अब जब इस पेयर को बनाया तो इसका नाम है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या दोनों का ग्राफ सेम है क्या? ये एक पॉइंट पे कटता है, ये कटता नहीं है, कटेगा कहीं नहीं कटेगा। कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट होगा? इन्फिनिटी पे। तो जो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट होता है बच्चों, वो लाइंस कौन सी होती है? उन लाइंस को मेरे बच्चों हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये दूसरा नेचर मैंने बताया कि पेयर के हिसाब से होगा जो भी ग्राफ बनेगा। इंटरसेक्ट भी कर सकता है ना। इंटरसेक्ट मतलब मैंने बोला कि जहाँ पर कटेंगे वही होगा, तो एक ही पॉइंट है ना यूनिक सोल्यूशन के लिए। मैंने बताया यहाँ पर देखो मिल रहा है कोई पॉइंट नहीं ना, तो इसके सोल्यूशन है ही नहीं। तो जब सोल्यूशन नहीं होंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? पैरेलल बनेगा। इसी प्रकार से एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है जिसको हम यहाँ बना देते हैं। तीसरी कंडीशन की हम बच्चों ग्राफ की बात कर रहे हैं, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, जगह नहीं है तो थोड़ा बना देते हैं यहाँ पे। समझ में तो आ रहा होगा ना? x और x डैश है, y और बच्चों y डैश है। अब तीसरे केस को हम समझे कि हमने क्या किया, पहले ग्राफ बनाया, ये एक बना a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का बच्चों, और जब दूसरे का ग्राफ बना तो वो भी इसी लाइन में रिप्रेजेंट हो गया, इसी लाइन में आ गया वो भी। जब इसी लाइन में आया बच्चों तो ओवरलैपिंग होगी ना इसी के ऊपर। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन की ओवरलैपिंग हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। याद रखना, कौन सी लाइन है ये, तो बोलेंगे कोइंसिडेंट है। कौन सी लाइन से, कोइंसिडेंट है। समझ में आया ना, कोइंसिडेंट भी कहते हैं या बच्चों यहाँ कोलिनियर भी कह सकते हैं, पर अभी याद रखना खाली कोइंसिडेंट। तो तीन नेचर मैंने आपको बताया ग्राफ में। अगर आपको पेयर को ग्राफ में शो करना है, तीनों पर डिस्कस कर लिया। अगर एक ही सोल्यूशन होगा तो इंटरसेक्ट होगा, सोल्यूशन नहीं है तो आपको पता है सोल्यूशन तो होंगे नहीं, कटे नहीं रहे, कहाँ कटेंगे, इन्फिनिटी पे, तो सोल्यूशन तो है नहीं कहीं पे, तो बोलेंगे पैरेलल लाइंस के सोल्यूशन नहीं है। तो अगर मान लो बच्चों बहुत सारे, देखो इसी पर ओवरलैपिंग हो रही है, इसके पॉइंट इसी में आ रहे है, पहली इस इक्वेशन के पॉइंट भी इसी में होंगे, इस इक्वेशन के पॉइंट भी इसी में होंगे, तो बच्चों कैसे होंगे, बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो ये मैंने आपको पूरा बताया पेयर के बारे में, और हमने पढ़ा ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, सोल्यूशन क्या होते हैं, पूरा हमने पढ़ लिया। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर एक टेबल के थ्रू हम इसको शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं। ये तो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बता दिया, पूरा नोट कर लो फटाक से, हो गया। अब बच्चों हम बात करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि मैंने कहा कि नेचर पूरा, जैसे सॉल्यूशन का नेचर, ग्राफ का नेचर, और बच्चों कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, वो खाली डिपेंड करता है किस पे, रेशियो पे। और रेशियो मैंने बताया मेरे बच्चों, किसका रेशियो हम लेते हैं, तो रेशियो मैंने बताया कि आपको A1/A2 का लेना है, B1/B2 का लेना है, C1/C2 का लेना है। तो बच्चों हमने क्या किया, इस पूरे को एक टेबल के थ्रू समझ दिया जो आपके बुक में बनी हुई है। पढ़ाने को मैं इसको ऐसे ही पढ़ा सकता था, पर ऐसे पढ़ने में इतना मज़ा नहीं जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने में रहेगा। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर तो रहेगा रेशियो, हमारे पास रेशियोज़ क्या क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम जब बात यहाँ करेंगे तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे मेरे बच्चों, हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, सॉल्यूशन के ऊपर। उसके बाद बच्चों मैं अगर आपको बताऊँ तो हम बात करेंगे ग्राफ के ऊपर, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। फिर मेरे बच्चों हम बात करेंगे इसके बाद किसके बारे में, कंसिस्टेंट है या मेरे बच्चों हम बात करेंगे इनकंसिस्टेंट के ऊपर बात करेंगे। दोनों में से हम ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आपको एक नेचर से, एक रेशियो से आप सॉल्यूशन भी पता कर सकते हो, ग्राफिकल नेचर भी पता कर सकते हो, और बच्चों कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पता कर सकते हो। रेशियो क्या है मैंने आपको बताया है, अगर बच्चों A1/A2 नॉट इक्वल आया मेरे बच्चों B1/B2 के, तो सॉल्यूशन मैंने बताया है इस केस में होते हैं यूनिक। क्या होते हैं, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन तब होंगे जब दो लाइन आपस में बच्चों इंटरसेक्ट हो, तभी इसका यूनिक पॉइंट आता है। तो इसका नेचर जो ग्राफ का होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ऐसे हम देख के बता सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद बच्चों अगर सॉल्यूशन है, तो जब सॉल्यूशन होता है तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। ये तो बड़ा हमने है ना, सॉल्यूशन है कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा जो भी हो, एक या एक से ज़्यादा, तो उसको आप बोले है कंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। तो अगर बच्चों A1/A2 B1/B2 अगर सब बराबर हो गए, तो जब सब इक्वल होते हैं तो मैंने बोला था इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। कितने होते हैं बच्चों, बहुत सारे होते हैं मैनी सॉल्यूशन। तो जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो ग्राफ का नेचर मेरे बच्चों मैंने बताया था, एक लाइन दूसरे को ओवरलैपिंग करती है, तो इसी लाइन को हम बोलते हैं मेरे बच्चों कोइंसिडेंट लाइन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं अगर एक के ऊपर एक रहे। और अब भी मैंने बोला बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे हैं सॉल्यूशन तो है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट। और जब जब सॉल्यूशन है तब तब कंसिस्टेंट। और अगर मेरे बच्चों A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, अगर नॉट इक्वल हो गया बच्चों C1/C2 के, तब आप बोलते हो इसको नो सॉल्यूशन आप कहते हो। और जब नहीं सॉल्यूशन होते तो किसके नहीं होते, पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन नहीं होते, क्योंकि आपस में कटेंगे नहीं। और कहाँ करते हैं, इन्फिनिटी पे जाओ, इन्फिनिटी पे जाके ढूंढो फिर, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं बच्चों इनकंसिस्टेंट का केस कहते हैं। तो ये टेबल भी
अगर आप पढ़ लो बच्चों तो आपका काम हो जाएगा। पर आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा पूरा तब आपको अब याद करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही पता रहता है। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लो, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं सवालों की। ठीक है, जल्दी से। चले हटा दूँ। तो बच्चों प्रैक्टिस करते हैं, अब सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। मान लो आपको नेचर पूछ दे तो कैसे क्या सवाल हो सकते हैं और क्या क्या पूछेगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, क्या याद रखना है, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है तो सोल्यूशन कैसे होते हैं बच्चों, तो ध्यान देना यूनिक होते हैं। या फिर ऐसे याद रखना, तो ये याद रख लो कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 तो ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग। कोई भी एक याद करो, एक बस, ये अपने आप ही चल जाएगा पता। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 की है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन है तो कटेगा एक पॉइंट पे, जब एक पॉइंट पे करता है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। सोल्यूशन है कंसिस्टेंट। उसी प्रकार से बच्चों दूसरे की मैंने देखो बात यहाँ पे की, जब सारे इक्वल होते हैं, सारे रेशियो सेम आते हैं, तो उस कंडीशन की बात करें तो मैंने बात सब जब सारे सेम होते हैं तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, है ना। तो मैंने बोला बहुत सारे सोल्यूशन कब होते हैं, जब ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग वाली लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन। और सोल्यूशन बहुत सारे है ना सोल्यूशन, तो कंसिस्टेंट। और जब लास्ट वाला नॉट इक्वल आए, a1/a2 इक्वल b1/b2 तो है बट नॉट इक्वल c1/c2, देन क्या होगा, नो सोल्यूशन होंगे। और नो सोल्यूशन किस लाइन के होते हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस बच्चों कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कहाँ करते हैं, लेकिन इन्फिनिटी पे करते हैं। तो हम बोलेंगे कि इस केस का कोई सोल्यूशन नहीं है, तब उसको बच्चों इनकंसिस्टेंट का नाम देते हैं। तो इसको हटा देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा अपने आप ही। तो सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझेंगे और मैं जो जो पूछूंगा वो आपको बताना है। अब बच्चों अब सवाल आपसे पूछा, एक इक्वेशन लिख के दे दी 2x + 3y और माइनस का 5 बराबर 0। एक दे दिया बच्चों यहाँ पर आपका 3x प्लस का 2y प्लस का 10 बराबर, ऐसा मान लो -10 = 0 देते। अब मैंने कहा ठीक है, पहला क्या करना है, आपको a1 b1 c1 ऐसा निकालना है। तो इस इक्वेशन को हमेशा 0 के इक्वल रखना है, ये ध्यान देना। कितनी बार होता है कि इक्वल 5 यहाँ है तो इसको इधर लेके जाना। तो अब मैं पूछूंगा a1 की वैल्यू बताओ मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 2 है, b1 बोलो 3 है, c1 बोलो बच्चों -5 है। ठीक है, और फिर अगर पूछेंगे a2 बताओ तो बच्चों 3 है, b2 पूछेगा तो 2 है, और c2 मेरे बच्चों पूछा तो -10 है। तो रेशियो निकालना है, पहले रेशियो निकाला था a1/a2 का। तो a1/a2 का रेशियो आया बच्चों 2/3, b1/b2 का रेशियो आया बच्चों 3/2, और c1/c2 का रेशियो आया बच्चों आपका -5/10, मतलब कि आपका हाफ आ गया। तो हम पहले को चेक करना स्टार्टिंग में। a1/a2 बच्चों नॉट इक्वल किसके है मेरे बच्चों, b1/b2 के है। आपको दिखा है दोनों इक्वल है क्या, ऐसे भी पता कर सकते हो। देखो 2/3 3/2 ऐसे दिख रहा है, दोनों नॉट इक्वल है। तो मैं बस तरीका बता रहा हूँ, चल तो यही जाएगा पता में। तो यहाँ पर देखो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल के बारे में आप क्या क्या जानते हो, तो 3 बातें हैं। पहली चीज़ अगर आपसे पूछेगा कि सॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछेगा, सॉल्यूशन बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन तो इस केस में यूनिक होते हैं, पढ़ा था ना हमने। इस केस में क्या होते हैं बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि ओनली क्या होगा मेरे बच्चों, 1 सॉल्यूशन होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। इसी प्रकार से बच्चों अगर आपसे पूछा कि ये बताइए सॉल्यूशन के बाद ग्राफिकल नेचर कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या नेचर कैसा होगा, तो यूनिक तो बच्चों जब यूनिक पॉइंट होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्यूशन है क्या, तो बच्चों सॉल्यूशन है तो नेचर अगर हम देखें तो कैसा है मेरे बच्चों, आपको पता है कंसिस्टेंट है सर। ठीक है, सॉल्यूशन में ऐसे आप देखें बता सकते हो आराम से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे बच्चों। तो दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, यहाँ सवाल दे दिया 3x + 2y = दे दिया बच्चों 5, यहाँ लिख दिया 6x + 4y = 10, ऐसे लिख के दे दिया। फिर आपसे बोला कि आप बताओ, तीनों बातें बतानी हैं, सोल्यूशन क्या है, ये क्या है। तो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ से a1 पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 3 है, b1 पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 2 है, c1 पूछूंगा तो -5, समझ में आया ना, पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया। a2 पूछूंगा मेरे बच्चों तो 6 हो गया, b2 पूछूंगा तो 4 हो गया,
C2 पूछूंगा तो -10। -10 क्यों हो गया? क्योंकि पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन को हमेशा किस फॉर्म में शो करते हैं, ax + by + c = 0 होता है। तो यहाँ बच्चों 10 है इक्वल में, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। हमेशा याद रखना इस बात को। तो अब बच्चों नेचर निकालते हैं फटाफट। A1/A2 ये मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ तो मैं डायरेक्ट बोल देता, देखो 3/6 चल जाता, पता ना कि हाफ 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 चल जाता, पता, पर यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं। तो A1/A2 इससे कैंसिल हुआ मेरे बच्चों, तो हाफ आया। B1/B2 का नेचर देखा तो 2/4 आया, ये भी मेरे बच्चों हाफ आया। इसी प्रकार से C1/C2 देखा, -5/-10 बच्चों, ये भी हाफ आया। तो आप मुझे बताओ क्या बच्चों सबका रेशियो सेम है कि नहीं है? तो A1/A2 = B1/B2 = मेरे बच्चों C1/C2 आपका है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि क्या है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो पहले पूछा कि सॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हो सर? तो सॉल्यूशन आपको मतलब तीनों इक्वल होते हैं, तो आपको पता है मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। आ रहा समझ में ना? इसी प्रकार से अगर मैं पूछूंगा बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं तो ग्राफ बनता है कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक की ओवरलैपिंग होती है। ये एग्जांपल करवाने के मेरा उद्देश्य है बच्चों, एकदम से आपको टेबल पूरा याद हो, आप आराम से कर सकते। देखो समझ में आ रहा सब बच्चों को अच्छे से ना, कोइंसिडेंट है। इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं पूछूंगा नेचर कैसा है, तो जब नेचर पूछेगा तो आपको चेक करना है कि नेचर मतलब सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो नेचर कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो बच्चों इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है सर बहुत सारे हैं, है ना, तो इसका मतलब है तो सही, तो बोलेंगे कंसिस्टेंट है। क्या बोलेंगे बच्चों? कंसिस्टेंट। तो इसको लिख लो फटाफट, एक बार नोट कर लो तेजी के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटबुक सबके पास है ना, कॉपी लेके बैठना बेटा सबके सब, तभी समझ में आएगा, पूरा बढ़िया से नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हो गया ना ये वाला, हटा दूँ। अब बच्चों इसके बाद की हम बात करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करें बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल 2x + 3y, और यहाँ दे दिया बच्चों = दे दिया आपको 5 दे दिया। ठीक है, ऐसा दे दिया, और यहाँ लिख दिया मेरे बच्चों 4x + का 6y, और यहाँ लिख दिया मेरे बच्चों आपका 15। तो फिर वही है, A1 पूछेगा तो A1 मेरे बच्चों क्या आएगा 2, B1 कितना आएगा 3, C1 कितना आएगा बच्चों? तो आप बोलोगे बताओ, हाँ -5, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, इधर इक्वल 0 होता है हमेशा। A2 पूछेगा बच्चों तो A2 बताओ, तो सर 4 आएगा। फिर B2 बोलो, बहुत बढ़िया 6 आएगा। C2 बताओ, हाँ -15, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब बच्चों इसके हम बात कर लेते हैं। A1/A2 कितना आएगा 2/4, तो कितना है बच्चों हाफ आया। B1/B2 3/6 मेरे बच्चों, तो ये भी हाफ आएगा। C1/C2 -5/-10, ये इससे कैंसिल, 1/3 आ गया। तो आप देखो अच्छे से, हाफ हाफ 1/3। तो A1/A2 का इक्वलेंस यानी इक्वलिटी है, किसके साथ इक्वल है ये? B1 और B2, पर किसके साथ इक्वल नहीं है मेरे बच्चों? C1/C2 के साथ नहीं है। तो अब मैं पूछूंगा कि आप बता इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? तो आप बोलोगे सॉल्यूशन सर यहाँ पर कोई नहीं होगा, तो इसके लिखेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने कहा था जब लास्ट वाला नॉट इक्वल आ जाए, लास्ट वाला नॉट इक्वल है तो सॉल्यूशन नहीं है, बकाया सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ध्यान देना, लास्ट वाला नॉट इक्वल, अगर पहला और दूसरा नॉट इक्वल है तो यूनिक है, सारे बराबर है तो बहुत सारे हैं मैनी सॉल्यूशन, और लास्ट वाला नॉट इक्वल है तो बच्चों क्या होगा? तब जाके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब उसके बाद सॉल्यूशन के बाद बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा? तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो ग्राफ तो पैरेलल लाइन का बनेगा। तो लाइन का नेचर कैसा होगा मेरे बच्चों? पैरेलल लाइंस। और इसके बाद मैं पूछूंगा कि नेचर बताओ, तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन तो है ही नहीं। जब सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो सब बच्चों को समझ में आया होगा कि हम रेशियो से, नेचर से भी पता कर सकते हैं, रेशियो से पता कर सकते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, सॉल्यूशन कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा। क्लियर है सब बच्चों को? नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चले आगे। अब बच्चों एक सवाल मैंने आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 है, जिसके पास नया एडिशन उसका 3.1 होगा, जिसका नया सिलेबस से जो बुक आई नए एडिशन में आई है, और जिनके पास पुराना एडिशन है उनकी बच्चों एक्सरसाइज 3.2 होगी। तो 3.2 में मैं जो पहला सवाल है बच्चों, इसको ये आपका वर्ड वाला है, इसको फिर कराएंगे। पहले मैं आपको करा रहा हूँ इसी से पूरी बातें, ठीक है। वर्ड वाले भी बात फिर करेंगे हम, ठीक है। पहले इसी को समझ लेते हैं। एक सवाल बच्चों आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन तो आपको खुद कर लेना है, इसका सेकंड के तीनों पार्ट करने ऐसा ही है। एक सवाल मैं वो करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है, ये 3 का तीसरा पार्ट है मेरे बच्चों, और इसमें आपको बोल रखा है कि बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसका तीसरा पार्ट है। आपको इक्वेशन लिख रखी है मेरे बच्चों 3/2x प्लस का 5/3y, और बच्चों इक्वल में 7 लिखा है, और जबकि इसके साथ है 9x - 10y, और इक्वल्स टू बच्चों कितना है 14 है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन लिखी है और आपको ये सॉल्व करके बताना है तो आसान सा ही। तो फटाक से यहाँ बताओ मुझे a1 कितना होगा। तो a1 बोलो बच्चों 3/2 होगा। b1 बताओ बच्चों 5/3। b1 मतलब समझ में आया ना, कन्फ्यूज हो ना बस। x का कोएफिशिएंट a होता है, y का कोएफिशिएंट पूरा b होता है ना, पढ़ा है। c1 पूछेंगे, c1 बताओ 7, नहीं मैंने बोला इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का होगा। इसी प्रकार से बच्चों a2 बताओ, a2 होगा 9, ये देखो इसका। b2 पूछेगा तो बच्चों माइनस का 10 आएगा, और c2 पूछेगा तो बच्चों 14 आएगा। अब चेक कर लेंगे, चल रेशियो निकालो a1/a2। तो यहाँ पर आपको वह 3/2, नीचे आएगा 9 के जो 1 होगा तो 1 उप जाएगा ऊपर, ये आएगा इसके साथ, तो आएगा 3/9 2 जा बच्चों 18, कैंसिल हुआ 1/6। बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों b1/b2 की बात, ये क्लियर हो गया ना। क्या था, a1 हमारा था 3/2, a2 था बच्चों 9, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर, 9 जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 9 2 जा होगा 18, ऊपर 3 नीचे 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। अब जब b1/b2 की बात करेंगे बच्चों, तो b1 है 5/3 और b2 है मेरे बच्चों -10। यहाँ भी इसके जो 1 होगा तो ये भागा ऊपर, ये भागा नीचे, तो 5, ये आपका कितना है बच्चों 10 जाएगा 3 के साथ 30 आएगा, और माइनस का इससे कैंसिल, माइनस का 1/6। देखो इन दोनों को देख के चल गया पता कि देखो प्लस का 1/6 है और ये माइनस का है, तो तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल है बच्चों b1/b2। ध्यान देना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इक्वल नहीं हो सकते। कितने बच्चे इक्वल कर देते हैं, तो ये है। अगर ये है तो सोल्यूशन होते हैं यूनिक, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, पूछा हमको खाली कंसिस्टेंट और नहीं है। और अगर पूछेगा कि ग्राफ कैसा होगा तो पता है सर इंटरसेक्टिंग, लिखने सारे पूछे जाए, वह पेपर में तो एक ही लिखना, लेकिन अभी अपनी आप जब नोटबुक में करोगे तो सब पता होना चाहिए। और तीसरा बच्चों पूछा था कंसिस्टेंट है, कहाँ सर है ना, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंसी तभी होती है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को मेरी बात पूरे क्लियर समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आपको देखिए, जो एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट खुद करने हैं, थर्ड का जो है अब सारे पार्ट आप कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया, बहुत इजी है। इसी प्रकार से हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि मेथड्स कैसे होते हैं और किसी वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उनके को सॉल्व करने के लिए हम किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो अभी तो मैंने यहाँ पुट करके दिखा रहा था पीछे में, लेकिन जो सोल्यूशन होंगे एक्स और वाई का पेयर होगा उसको निकालना भी तो पड़ेगा। आप कैसे कब तक पुट करोगे, ठीक है। जैसे मतलब बहुत सारे सोल्यूशन में तो कर लोगे आप, लेकिन आपको क्या है कि अब मान लो कोई पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सोल्यूशन, कोई दूसरे को नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम एग्जैक्ट तरीका निकालते हैं, मेथड निकालते हैं, और हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उन मेथड्स की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, और इनके जो मैंने आपको क्वेश्चन बोले हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लगाइए और आपसे डेफिनेटली होंगे, ठीक है।